Hello students, welcome back once again to my third video lecture in important questions of the upcoming examinations. Okay, so we have here the important objective questions of Unit 1 and Unit 2. Let's start with question number 1. In the previous video lecture, I have discussed some important questions related to Unit 1 and Unit 2. Let's proceed further towards more objective questions. Here is the question number 1. Non-verbal communication includes. Non-verbal communication में क्या क्या आते हैं? राइटिंग, स्माइलिंग, टीचिंग या ड्राइंग. जैसा कि मैंने आपको बताया था, नॉन वर्बल में बिना शब्दों का कम्युनिकेशन होगा, मतलब इसमें शब्द का इस्तेमाल आप बिल्कुल नहीं कर सकते. तो पढ़ाने में तो मैं शब्द का इस्तेमाल कर ही रहा हूं. अच्छा ये बताओ माय डियर, पढ़ाने में क्या शब्द का इस्तेमाल नहीं हो रहा है? बिल्कुल शब्द का इस्तेमाल हो रहा है. तो ये तो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा. ड्राइंग, जब आप ड्राइंग करते हो तो उसमें आप शब्द नहीं लिखते. एक इस चीज का ड्राइंग है, क्या है, इसके कौन से पार्ट हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं आप लिखने का काम कर रहे हो. राइटिंग में तो और भी वर्ड्स आप लिख रहे हो. स्माइल करना ये एक बॉडी लैंग्वेज है. ये कैसा लैंग्वेज है? बॉडी. आप स्माइल कर दिए, मतलब बॉडी फेशियल एक्सप्रेशन से आपने अपने इमोशंस को क्या किया? एक्सप्रेस किया. तो फेस कहां पर आया? बॉडी पार्ट्स में. और जो भी बॉडी पार्ट्स के सहारे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं उसे कौन सा कम्युनिकेशन बोलते हैं? नॉन वर्बल. हेंस द करेक्ट आंसर विल बी स्माइलिंग. सेकंड नंबर क्वेश्चन इज रिटेन कम्युनिकेशन इंक्लूड्स. रिटेन कम्युनिकेशन में हमारे टेक्स्ट भी आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो भी साइन हम करते हो, ब्रोक्योर्स जो भी हम लोग करते हैं, सारे चीज आते हैं. कॉन्ट्रैक्ट भी आप लोग साइन करते हो, उसमें कहीं ना कहीं लिखी गई चीजें रहती है, उस पर आप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हो, है ना. तो कहीं ना कहीं ये ऑल ऑफ दीज, हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज. हैविंग कनेक्शन विथ योर को वर्कर्स. को मतलब क्या होता है? साथ में काम करने वाला. को एजुकेशन का मतलब क्या होता है? जहां पे लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ती हूं. को वर्कर मतलब साथ में काम करने वाला वर्कर. साथ में जब काम कर रहे हैं मतलब ये सेम लेवल के हो गए. जब सेम लेवल हो गया तो अपवर्ड, तो ये तो छोटा से बड़ा हो गया, मतलब ऊपर की ओर. ये लोअर कैटेगरी के लोग अपर कैटेगरी के लोगों से बातचीत करते हैं. डाउनवर्ड में अपवर्ड के लोग लोअर कैटेगरी के लोग तक तो पहुंचते हैं. वर्टिकल इसी दोनों का टाइप है. तो कहने का मतलब सेम लेवल पर अगर बातचीत हो रही है, सेम लेवल पर कम्युनिकेशन हो रहा है, को वर्कर्स क्या हो गए? सेम लेवल. दैट मींस हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल पहले ही मैंने बताया है. फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे फॉर्मल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन. फॉर्मल के 3 पार्ट्स मैंने बताया था आपको, वर्टिकल, डायगोनल एंड हॉरिजॉन्टल. अब मेरे पास ऑप्शन मौजूद है अपवर्ड, डाउनवर्ड, जो कि दोनों वर्टिकल के काइंड्स हैं, और हॉरिजॉन्टल. तो डायगोनल भी रहता, वो भी आ जाता इसमें. मतलब फॉर्मल नेटवर्क में हमारा अपवर्ड भी आ रहा है, डाउनवर्ड भी आ रहा है, बिकॉज दे बोथ आर द पार्ट ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशन. एंड द सेकेंड वन इज हॉरिजॉन्टल, and horizontal also comes in formal network. Formal network 3 categories come: vertical, diagonal and horizontal. And for vertical, upward and downward are there in the rows. So here upward and downward which are absolutely correct, and horizontal is also correct. तो कहने का मतलब मेरा जो आंसर हो जाएगा all of these. सभी सही हैं, all of these. फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. मैसेज पास्ड एट द सेम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल. वैसा मैसेज जो सेम लेवल पर पास होता है. फिर से मैं आपको वही चीज बता रहा हूं, जो सेम लेवल पर बातचीत होती है, जैसे को वर्कर्स के साथ आपने लिखा था, इसमें भी आप हॉरिजॉन्टल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को टिक आउट कर लेंगे. 6th नंबर क्वेश्चन, टू कन्वर्ट अ मैसेज इनटू ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स that present the idea और concept. किसी भी मैसेज को जो आपके दिमाग में आया, जो सोर्स दिमाग में आया, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो वर्ड्स में, सिंबल्स में, और उसको आप प्रेजेंट कर रहे हो किसी के सामने. तो इनकोडिंग प्रोसेस के जरिए ये सभी चीजें होती हैं.
जो भी मैसेज, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसको आप वर्ड्स में कन्वर्ट कर कर उसको आपने प्रेजेंट कर दिया किसी के सामने, दैट मीन्स आफ्टर इनकोडिंग आपने प्रेजेंट किया, तो इन सभी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इनकोडिंग। क्या बोलेंगे? इनकोडिंग। अब आते हैं 7th नंबर क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीडियम। मैंने आपको बताया था नॉन वर्बल के कुछ कोड्स, जैसे टाइम लैंग्वेज बताया था, स्पेस लैंग्वेज बताया था, है ना, जैसे क्रोनोमिक्स बताया था, तो क्रोनोमिक्स टाइम लैंग्वेज को हो गया। बुलेटिन बोर्ड में तो कुछ लिखा जाएगा, बोर्ड है, जैसे ये बोर्ड है, इस पर कुछ तो लिख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसमें वर्ड्स का इस्तेमाल हो जाएगा, तो ये नॉन वर्बल का टाइप्स नहीं होगा, टाइम भी होगा और स्पेस भी होगा। ये दोनों नॉन वर्बल के कोड्स है, मैंने आपको बताया था। तो इसमें आप लोग बोथ ए एंड सी कर लेंगे, प्रॉक्सेमिक्स और क्रोनोमिक्स, है ना। अब हम लोग आते हैं, नॉइज इज नॉट अ प्रॉब्लम एट विच स्टेज। नॉइज जो है ना माय डियर, जब भी आप नॉइज किसको बोलते हैं? कम्युनिकेशन में बाधा पहुंचता है। जैसे मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूं और कहीं से ड्रिलिंग मशीन की आवाज आ रही है, तो क्या मेरी आवाज आप तक अच्छे से पहुंच पाएगी? नहीं, प्रॉब्लम्स आएंगी। उस प्रॉब्लम को ही क्या बोलेंगे? नॉइज। जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं कम्युनिकेशन में, उन सभी को हम लोग नॉइज बोलते हैं। तो नॉइज कौन से स्टेज पर आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा? नॉट अ प्रॉब्लम, सोर्स में नहीं करेगा। क्या मेरे दिमाग में कुछ आइडिया चल रहा है, अगर कोई नॉइज आ गया तो क्या वो दिमाग में आइडिया रहेगा? नहीं ना, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा मेरे दिमाग से। तो ये सोर्स में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, रिसीविंग में भी करेगा, समझने में भी, आपको रिसीव करने में भी दिक्कत होगी। जब रिसीव करने में दिक्कत होगी तो डिकोड करने में एब्सोल्युटली ऑब्वियसली दिक्कत होगी। मतलब नॉइज एक ऐसा चीज है जो हर स्टेज पर आपको डिस्टर्ब करेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 9th नंबर क्वेश्चन में, विजुअल एड। विजुअल एड का मतलब हो गया विजुअल कम्युनिकेशन या ग्राफिकल कम्युनिकेशन। मैंने बताया था ग्राफिकल कम्युनिकेशन में पाई चार्ट भी आता है, पिक्टोग्राफ भी आता है और स्लाइड भी आता है, तीनों चीज आता है। पाई चार्ट के माध्यम से आप कोई भी ग्राफ को शो करते हो, पिक्टोग्राफ पिक्चर के माध्यम से, स्लाइड्स के माध्यम से, ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि इसमें जो है आप ग्राफिकल कम्युनिकेशन में आप शो कर रहे हो, जिसमें पिक्चर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, इमेज का इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। विजुअल एड किस चीज में मदद करता है? मान लो कि मैंने किसी बार ग्राफ में इसी सब चीजों को समझा दिया, पाई चार्ट में समझा दिया, है ना, तो वो क्या करेगा? ऑडियंस को इंगेज रखेगा। बिल्कुल सही बात। मेमोरी आपको दिमाग में ज्यादा रहेगा। अच्छा ये बताओ, मैं किसी भी चीजों को अगर पिक्चर के माध्यम से समझाता हूं, जैसे आप बायोलॉजी पढ़ते हो, बायोलॉजी में आप डायग्राम के सहारे, इमेज के सहारे, आप लोग पिक्चर के सहारे ज्यादा समझते हो, है ना, और वो दिमाग में भी ज्यादा दिन तक रहता है, तो मेमोरी कहीं ना कहीं बेटर रिटेन करेगा, मेमोरी आपका रिटेन रहेगा, मेमोरी में आपके रहेगा अगर कोई चीज को आप ग्राफिकल वे में समझाते हो, है ना। तो ये हमारा ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। डिस्ट्रैक्टिंग द ऑडियंस, ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट कर देगा? अरे नहीं, ये तो अट्रैक्ट करता है ना। ये क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ये गलत हो जाएगा। दैट मीन्स आपका ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। डी नंबर विल बी द करेक्ट आंसर। 11th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है माय डियर, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, these both are the categories of vertical communication। मैंने पहले भी बताया वर्टिकल में सीधा लकीर खिंचाता है, अपवर्ड ये हमारा अपवर्ड हो गया, ये डाउनवर्ड नीचे से अगर ऊपर की ओर को गया, यहां पर कोई लो लेवल का बंदा है, यहां पर अपर लेवल का बंदा है, इससे भी अपर लेवल यहां पर है, इससे भी अपर लेवल यहां पर है। अगर लो से अपर की ओर जा रहा है तो कहीं ना कहीं अपवर्ड हो रहा है, और अगर इधर से इधर की ओर आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं डाउनवर्ड हो रहा है। तो डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों ही किसके पार्ट हैं? वर्टिकल के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? वर्टिकल के। हॉरिजॉन्टल और लैटरल एक ही चीज है, मैंने पहले भी बताया था। 12th नंबर क्वेश्चन इज, ग्रेपवाइन इज अ काइंड ऑफ। ग्रेपवाइन किसका प्रकार है? ग्रेपवाइन किसका प्रकार है? फॉर्मल या इनफॉर्मल? ग्रेपवाइन को हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। मैंने बताया था ग्रेपवाइन जिस तरह से ग्रेप अंगूर, अंगूर का गुच्छा, मेरी ड्राइंग थोड़ी कमजोर है,
अंगूर का गुच्छा मान लो कि है, जिस तरह से एक ही अंगूर के गुच्छे में ढेर सारे अंगूर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इनफॉर्मल में भी एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, समाज में गॉसिपिंग करते हैं, चाय वाले की दुकान पर जो भी हो, ये ग्रेप वाइन एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। कैसा कम्युनिकेशन है? इनफॉर्मल। तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रेप वाइन इज अ काइंड ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आगे की इस वीडियो लेक्चर नंबर 3 में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यूनिट 1 और यूनिट 2 को लेकर, जो मैं तुरंत ही लेकर आ रहा हूं। तब तक आप लोग इसे नोट करें और इसे समझने का, इसे डिकोड करने का प्रयास करें इन कम्युनिकेशन स्किल्स लैंग्वेज, है ना। मैंने इनकोड किया, आपको डिकोड करना है। ओके माय डियर, थैंक यू। अभी आप देखें और इसके बाद तुरंत ही इसी वीडियो लेक्चर में मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। ओके माय डियर। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखा था यूनिट 1 और यूनिट 2 को लेकर। आगे भी हम इसको प्रोसीड करते हुए पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डज नॉट इंक्लूड। नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है माय डियर? पहले भी मैंने बताया है, जिसमें वर्ड्स का यूज ना हो, कोई भी वर्ड्स का यूज नहीं होगा, उसी को हम लोग नॉन वर्बल बोलेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि वर्ब का यूज नहीं होगा तो नॉन वर्बल हो जाएगा, ऐसा नहीं बोलेंगे। वर्ड्स का यूज नहीं होगा तो नॉन वर्बल नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा? उसमें बॉडी के मूवमेंट्स होंगे और भी अलग से सराउंडिंग्स में जो चल रहे होंगे वो होंगे, है ना। तो कौन कौन सी चीजें नहीं हो सकती हैं? फेशियल एक्सप्रेशन, फेस का जो एक्सप्रेशन है, जैसे कि आप स्माइल करते हो, आप रोते हो, हंसते हो, भौं को ऊपर नीचे करते हो, ऊपर नीचे करते हो, है ना। तो ये सभी फेशियल एक्सप्रेशन क्या है? ये तो नॉन वर्बल है ना, क्योंकि बिना शब्दों के इस्तेमाल किए हुए आप बॉडी का ही मूवमेंट करते हो, है ना। ये तो इसमें इंक्लूड होगा बॉडी मूवमेंट्स, ये तो और अच्छे से इंक्लूड होगा। राइटिंग, जैसे ही एक वर्ड आया माय डियर, राइटिंग। अब ये राइटिंग क्या है? लिखना। लिखने का काम तो वर्ड्स में करेंगे, आर्टिकल आप किसी चीज पर लिख रहे हो तो वर्ड्स में करेंगे। और चूंकि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात हो रही है तो इसमें इंक्लूड बिल्कुल नहीं करेगा। मतलब करेक्ट आंसर हमारा यहीं पे मिल गया। राइटिंग रिसर्च आर्टिकल्स इज नॉट इंक्लूडेड इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड एज फार एज आई कॉन्टेक्ट इज कंसर्न इट इज ऑब्वियसली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके माय डियर, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जनरल कम्युनिकेशन इज, मैंने आपको बताया था दो तरह के कम्युनिकेशन, जनरल एंड टेक्निकल। जनरल का मतलब हो गया जो आप डेली, आप जो लैंग्वेज का यूज कर रहे हो, डेली जिससे बातचीत कर रहे हो, जैसे दोस्तों के साथ, मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ, है ना। दोस्तों के साथ जो गप्पे सप्पे लड़ा रहे हो, इसमें ना तो कोई लैंग्वेज का बॉन्ड है, ना तो कोई टाइम का बॉन्ड है ना। मतलब बिल्कुल आप इनफॉर्मल और कैजुअल वे में आप टॉक कर रहे हो। तो ये क्या होता है? मोस्टली ओरल। बिल्कुल सही बात है। हम लोग अपनी मन की बात जो दोस्तों और भाई बहन के साथ बात करते हैं, लिख कर बात करने में थोड़ा सा ऑड लगता है, ज़्यादातर बोलकर ही बात करते हैं। आप मम्मी से लिख कर बात करोगे, मम्मी भी बोलेगी क्या यार, लगता है कि आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम है क्या। मतलब कोई भी टोक देगा आपको, कोई भी आपको जो है टॉन्ट कस देगा कि ये क्या कर रहे हो यार, लिख कर क्यों बात कर रहे हो, बोलकर बात करो ना, है ना। जो बातें बोलनी है सामने तो है, डरना क्या है, बोलो। क्योंकि वो तो आप फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो ना, और अपने रिलेटिव्स के साथ बात कर रहे हो, तो उसमें डरना किस बात का, ज़्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। तो मोस्टली ओरल ये तो होगा ही। डे टू डे गॉसिप्स, दिन प्रतिदिन, दिन पर दिन जो आप गॉसिप करते हो, गप्पे लड़ाते हो, वो भी तो जनरल कम्युनिकेशन होगा। कैजुअल टॉक्स, अभी मैंने कुछ देर पहले बोला, जो आप कैजुअल एटीट्यूड दिखाते हो जनरल कम्युनिकेशन के जरिए, तो ये भी सही है। पीयर्स मतलब होता है फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, पाल्स, पीयर्स, ऑल ऑफ दीज। इसका मतलब जनरल कम्युनिकेशन ओरल भी है, गॉसिप भी है और कैजुअल टॉक भी है ना। तो ये सारे सही हैं, ऑल ऑफ दीज आंसर। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूज द स्टेटमेंट दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू हॉरिजॉन्टल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। कहता है क्वेश्चन कि वैसे ऑप्शन को आपको चूज करना है
जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन से रिलेटेड नहीं है। इट इज अ काइंड ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये तो बिल्कुल रिलेटेड है, क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन को ही तो 3 भाग में बांटा गया है, वर्टिकल, डायगोनल एंड हॉरिजॉन्टल। Persons, employees or officers standing at the same level in the hierarchy exchange their views। ये तो बिल्कुल सही है, जो भी पर्सन होंगे, जो भी एम्प्लॉयज होंगे, उनका लेवल क्या होगा, सेम होगा। ये तो एप्लीकेबल है। हमें चुनना है माय डियर कि जो एप्लीकेबल नहीं है, जो इससे रिलेटेड नहीं है। देयर इज नो फियर ऑफ कंसीलिंग फैक्ट्स, किसी भी फैक्ट्स को चुराने का कोई डर नहीं है, क्योंकि आपका लेवल क्या है, सेम है। आप जोड़ा पारी में जैसे दोस्त का लेवल क्या होता है, आपका सेम होता है, आप उससे डरते नहीं हो, तो कोई भी बात छिपाते नहीं, डायरेक्ट बोल देते हो। जब लेवल क्रॉस करते हो ना, तो आप बातें छिपाना शुरू कर देते हो। जैसे एक ही कंपनी में एक ही लेवल पर अगर स्टाफ काम कर रहे हैं, जैसे मान लो कि मैं एक टीचर हूं और टीचर में अगर बातचीत हो रही है, तो क्या होगा, कोई भी बात छिपाएगा नहीं, कोई भी बात मैं छिपाऊंगा नहीं, डायरेक्ट मैं अपने ओपिनियंस जो है शेयर कर दूंगा, उनसे थॉट भी शेयर कर दूंगा। बट यही मैं एक टीचर होने के नाते अगर डायरेक्टर या फिर कोई भी ऊंचे पद के इस कोचिंग से जुड़े या कहीं पर भी, कोई भी ऑफिस, कंपनी, कहीं पर भी अगर बात करता हूं, तो उसमें थोड़ा सा डर रहेगा। लगता है अगर हम सच बोल देंगे, ये फैक्ट्स अगर बोल देंगे, तो हो सकता है मेरी नौकरी चली जाए, हो सकता है मुझे डांटा जाए, हो सकता है कि मेरा बुराई हो, है ना। थोड़ा सा डर भय रहता है, लेकिन उसमें कोई डर है ही नहीं, सेम लेवल पर कोई डर नहीं होता। तो ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन हमें चुनना है गलत, जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन से रिलेटेड नहीं है। अब बच गया ऑप्शन नंबर डी, यही सही हो जाएगा। ये बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। ये कह रहा है कि हमेशा हेजिटेशन रहेगा आपको। अरे अभी तो मैंने बोला कि हेजिटेशन तो कुछ रहेगा ही नहीं, इसमें कह रहा है हमेशा हेजिटेशन रहेगा, क्योंकि इसमें रुकावट रहेगी हायरार्की की, हेड की। ऐसा तो कुछ है नहीं, सेम लेवल पर बातचीत कर रहे, तो इसमें हेड की कहां से बात आ गई, हेड की कहां से बात आ गई, सबऑर्डिनेट की कहां से बात आ गई, है ना। ये तो सेम लेवल पर बातचीत हो रही है ना माय डियर। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर। अब हम लोग आगे आते हैं 4th नंबर क्वेश्चन में। टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें फॉलो करनी है, कितने सीज फॉलो करने हैं माय डियर। मैंने बताया था कंप्लीटनेस, कंक्रीटनेस, कर्टसी, है ना, ये सभी सीज में आते हैं। 7 सीज फॉलो करना है, मैंने बताया था ना क्लास में। और कितने एस फॉलो करने हैं, 4 एस। 4 ठो एस भी होते हैं, जैसे 4 ठो एस में आपके कौन कौन आते हैं, जैसे सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ, सिंसियरिटी, है ना। इन सभी चीजें जो है आते हैं 4 ठो एस में। तो 7 सीज और 4 एस हमें फॉलो करना है। जिस तरह से सी से बने वर्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कारगर होते हैं, उस तरह से एस से बने वर्ड भी कारगर होते हैं। जैसे सिंप्लिसिटी, अगर आप अपनी बातों में सिंप्लिसिटी लाइएगा, तो कोई भी आपकी बातों पर विश्वास करेगा और आपको समझेगा। अगर बहुत ज्यादा आप लंबा लंबा बढ़ा चढ़ाकर बोलिएगा, तो वो हो सकता है कि वो नॉट रिलायबल हो। आप में स्ट्रेंथ रहना चाहिए किसी भी चीज को बोलने का, है ना। आप में सिंसियरिटी, समझदारी होनी चाहिए, और शॉर्टनेस, और छोटा होना चाहिए आपका मैसेज, शॉर्टनेस और एक्यूरेट होना चाहिए, है ना। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन में। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए विच ऑफ दीज कमांडमेंट्स शुड वन नॉट फॉलो। यहां पर लिखा गया है माय डियर, क्या फॉलो नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये हमने नहीं पूछा। अगर कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाना है तो क्या नहीं करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। हमारा मकसद तो रहना चाहिए, हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं किस लिए, आपसे हम किस लिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं माय डियर, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रूबरू कराने के लिए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानने के लिए, कि आप अच्छे से जान जाओ कि ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम के लिए जरूरी है। और मेरा मकसद आपको समझाना है कम्युनिकेशन स्किल से जुड़े सारे टॉपिक को, है ना।
तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव तो होना चाहिए ना माय डियर। अगर मैं बिना ऑब्जेक्टिव के आपसे कम्युनिकेट करूं तो कैसे पता चलेगा कि मेरा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुआ या नहीं। दूसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका सेलेक्ट हो जाएगा, ये आंसर है आपका। कहता है इनएडिक्वेट मीडियम, हमें तो मीडियम एडिक्वेट चुनना है। एडिक्वेट मतलब जो सबसे सुटेबल है, इनएडिक्वेट का मतलब अनसुटेबल। हमें अनसुटेबल मीडियम चुन लेना है नहीं ना। अब मीडियम को तो हमें सेलेक्ट करना है ना, ये सोच लेना है ना कि लिख कर बात करें, बोल कर बात करें, पहले सेलेक्ट कर लेंगे ना अपने सिचुएशन के अनुसार। ये तो कह रहा है कि इनएडिक्वेट मीडियम चुन लेना है, ये बिल्कुल फॉलो नहीं करना हमें फॉलो करना है एडिक्वेट मीडियम और क्लैरिटी को। इनएडिक्वेट मीडियम को फॉलो नहीं करना है और यही हमारा नॉट फॉलो में आपका हो जाएगा इनएडिक्वेट मीडियम। अब आते हैं हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन में, व्हाट इज नॉइज। नॉइज जो है अगर ग्रामर की भाषा में देखेंगे इसे या फिर इंग्लिश लैंग्वेज की भाषा में देखेंगे तो नॉइज का मतलब होता है शोर, हल्ला, अनप्लीजेंट साउंड। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में नॉइज का मतलब केवल हल्ला, शोरगुल नहीं होता। इसका मतलब वैसा कोई भी चीज जो कम्युनिकेशन को बाधा पहुंचाए, कम्युनिकेशन में बाधा पहुंचाए। जैसे मान लेते हैं कि आपका कान में कुछ खराबी है तो ये भी एक नॉइज कहलाएगा कम्युनिकेशन स्किल्स में, क्योंकि कान में खराबी है तो आप मेरी बात को सुन नहीं पाएंगे, है ना। उसके लिए आपको मैकेनिकल डिवाइस, मशीन की जरूरत होगी, है ना। तो नॉइज का मतलब लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड, ऐसा कुछ नहीं है। लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड इसका मतलब नहीं होता। इसका मतलब होता है इंटरफेरेंस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में कोई भी इंटरफेयर अगर करता है वो नॉइज बन जाता है। इंडिसेंट लैंग्वेज ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। आपका सबसे बढ़िया और सुटेबल आंसर, कम्युनिकेशन के प्रोसेस में कोई भी ऐसा चीज जो इंटरफेयर कर दे, उसको बाधा पहुंचा दे, वही नॉइज कहलाता है। अब हम लोग आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आर नोन एज। कम्युनिकेशन में जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको हम लोग नॉइज के नाम से जानते हैं, और उसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोगों ने आप पढ़ा था, कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन बैरियर, तो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम जो भी होगा वो क्या कहलाएगा, बैरियर कहलाएगा। क्या कहलाएगा माय डियर, बैरियर्स। 9th नंबर क्वेश्चन में कहता है प्रोक्सेमिक्स मीन्स। प्रोक्सेमिक का मतलब क्या होता है, प्रोक्सेमिक का मतलब क्या होता है। प्रोक्सेमिक का मतलब होता है क्लोजनेस और डिस्टेंस बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। प्रोक्सेमिक्स जो है प्रॉक्सिमिटी से बना है, मतलब कितना नजदीकी है। जैसे एक हस्बैंड और वाइफ बहुत ज्यादा इंटीमेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, है ना। जिस तरह से एक माँ अपने छोटे से बच्चे के साथ क्लोज हो जाती है, उस तरह से हस्बैंड और वाइफ भी क्लोज होते हैं, तो वो प्रोक्सेमिक्स के अंतर्गत आता है। जिस तरह से आपके जो अपने बहुत ज्यादा करीबी दोस्त होंगे तो उसको आप गुदगुदी करते होगे, टिकलिंग करते होगे, गले मिलते होगे, है ना। इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं आप में गहरी दोस्ती है ना। तो क्लोजनेस और डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, इसी को बोलते हैं प्रोक्सेमिक्स। ये दूरियां कभी कभी जो है बढ़ भी जाती हैं, कभी कभी कम भी हो जाती है। प्रोक्सेमिक्स में हमने स्पेस लैंग्वेज को पढ़ते हैं हम, इसमें द स्टडी ऑफ स्पेस लैंग्वेज, जो कि मैंने आपको क्लास में बताया था, उसको डिटेल से कॉपी खोल कर देखेंगे तो और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। ये था हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमने काफी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किए। अब हम लोग आगे के वीडियो लेक्चर में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे यूनिट 1 और यूनिट 2 को लेकर, है ना। उसके बाद ग्रामर पोर्शन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे, और रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन आप खुद से करोगे, है ना। वो उसका मैं नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा और क्लास में भी डिस्कस करूंगा यूनिट 3 एंड यूनिट 4। तब तक जो है आप ग्रामर पोर्शन जो है आगे के वीडियो लेक्चर में चलेगा। उससे पहले हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफी देख लिए, अब बारी है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जामिनेशंस के लिए। ओके, टिल देन थैंक यू वेरी मच।